हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। चलिए बताइए आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? एक बार बताइएगा सब लोग, आप लोग की आवाज आ रही है? वाह, मैंने केवल पूछा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, तो काफी आप लोग इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कितने लोग को डर लगता है ईएमटी में? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। बहुत सारे लोगों को डर लगता है भैया ईएमटी में। सेकेंड ईयर का हूं, नहीं पता, प्लेलिस्ट देखी है, डर लगता है। ओके 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 ओके, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं। आवाज आ रही है अब सब ना? अगर लो आए तो एक बार बता दीजिएगा कि सर आवाज लो है। ठीक है, आवाज एकदम सही है ना? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईएमटी में ना मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही बेसिक से मैं आपको लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन बुक के लेने वाला हूं। बहुत सारे बुक के क्वेश्चन मतलब आपको सडीकू बुक से उठाऊंगा, कभी के चेंग से बुक से उठाऊंगा, चेंग बुक से उठाऊंगा, कभी आपको सवांकर बुक से क्वेश्चंस लूंगा, कभी आपको हेट बुक से क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ साथ आपको पीवाईक्यू बुक में भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि सर ईएमटी में पढ़ना क्या है? तो ईएमटी में सबसे पहले हमें पढ़ना जो है ना, वो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस बंदे का ना कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर अच्छा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बहुत अच्छा है, तो अगर वो बहुत ही अच्छा कर सकता है ईएमटी में। तो मैं ना आप लोगों का जो, अगर मैं 100 घंटे का अगर क्लास ले रहा हूं 100 आवर्स का, तो मैं आप लोगों को 20 से 22 घंटे कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर कैलकुलस में हम आपको पढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको वेक्टर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा हो जाए। अगर वेक्टर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा हो गया तो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन बहुत अच्छा से हैंडल कर लेंगे, हम लोग ईएम वेव बहुत अच्छा से हैंडल कर लेंगे, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, एंटीना, जो भी ऑप्टिकल फाइबर, सब कुछ अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। जितने भी आज तक पढ़े हुए मेरे से स्टूडेंट हैं, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे या कहीं भी, मेरे से जितने भी पढ़े हुए स्टूडेंट हैं आज तक ईएमटी में, वो बच्चे एकदम संतुष्ट हैं और वो बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। इस बार का जितने भी क्वेश्चन आया था ना जो आपके गेट में, सारा क्वेश्चन मेरे नोटबुक से आया था, क्रैश कोर्स से आया था, इतना आप समझ लीजिए। तो मैं आपको फुल कोर्स में कितना बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं अपने आपको एक ईएमटी में छोटी सी कहानी बताता हूं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। छोटी सी कहानी है कि मेरे को ना ईएमटी ऐसा लगता था ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड बताते हैं और हमारा फॉर्मूला से ही काम चल जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने ना केवल ईएमटी पढ़ाने के लिए ना, आप नहीं सोच सकते हो, मैंने ईएमटी में एमटेक किया है केवल और केवल ईएमटी और कम्युनिकेशन पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि ईएमटी और कम्युनिकेशन ना बच्चों को बहुत दुखती रग होती है, बहुत ही मतलब समझ में ही नहीं आता कि सर कैसे हम उसको हैंडल करें। तो मैंने ना कोशिश किया है कि ईएमटी और कम्युनिकेशन में एकदम बेसिक से पढ़ा, जो फर्स्ट मिड सेम में, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट मिड सेम में एमटेक में जितना पूछा जाता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो ईएमटी हो, उस लेवल का मैं आपको पढ़ाता हूं। तो उसके लिए मैंने एमटेक किया, बस इतना जान लो। अब मेरा नाम बहुत लोग नहीं जानते होंगे मे बी, तो मेरा नाम सोनलाल गुप्ता है। मैं ईएमटी, मैं केवल सब्जेक्ट ही पहले जोड़ देता हूं आपको, मैं ईएमटी पूरे 12 साल से पढ़ा रहा हूं। कम से कम, अगर मैं ये नहीं कहूंगा 200-300 बार पढ़ा दिया हूं, अगर मैं मिनिमम काउंट तो नहीं किया हूं, लेकिन मिनिमम मैं आपको बताऊं तो 70 to 80 टाइम्स ईएमटी पढ़ा चुका हूं, 70 से 80 बार। लेकिन कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लास में ईएमटी नहीं आता है, मैं जानता हूं आप लोगों को कुछ ईएमटी नहीं आएगा। लेकिन जब आप क्लास कंप्लीट कर लोगे, जब मेरी पूरी क्लास पढ़ लोगे ना, आपको ईएमटी आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं एकदम खोल के रख देता हूं, एक एक छोटी छोटी पेज को खोल के रख देता हूं। अब बोल रहे सर कितना पेज में, एक बच्चा पूछ रहा कितना पेज में ईएमटी जाएगा, तो आपको ईएमटी 600 से 700 पेज आएगा बाबू। 700 पेज तो मैं ईएमटी पढ़ाऊंगा, उससे कम आप नहीं पढ़ाऊंगा। तो याद रखना कि 600-700 पेज तो आपको ईएमटी पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ,
आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रख के मेरी क्लास कम से कम 20 घंटे वेक्टर कैलकुलस तक झेल गए तो याद रखना कि तुमको ईएमटी आ जाएगा। वेक्टर कैलकुलस तक मुझे झेलना है। झेलना मतलब आपको पेशेंस रखना है कि हां आप ईएमटी में कुछ सीख रहे हैं। आप लोग को डीपीपी भी रेगुलर मिलेगा। अभी 2 क्लास कोई डीपीपी नहीं मिलने वाला, मतलब आज और कल 2 दिन आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगा, उसके अगले दिन से आपको डीपीपी मिलेगा। क्वेश्चन भी भरपूर प्रैक्टिस होगा और क्वेश्चन कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन मैं आप लोग को बनवाने वाला हूं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से लेकर एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। और मेरे को ऐसे ही लोग नहीं बोले कि सर ईएमटी बहुत अच्छा जानते हैं, आप एक बार पढ़ के देखिए। जैसे कहा नहीं जाता है आइए घूम के जाइए गुजरात में या कहीं भी, वैसे ही मैं आपको यहां पे बोलने वाला हूं कि आप यहां पे पढ़ के देखिए, आपको बेस्ट लगेगा यहां पे पढ़ना। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। हम हैं, और जब हम हैं तो कोई बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है बाबू, आपको बस सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। अब आप लोग बताइएगा कितने लोगों को सिलेबस पता है ईएमटी में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस, हाँ आप लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे, मे भी मेरे को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आप मेरे फैन हो जाओगे इतना तो मैं आपको बता देता हूं। कब तक ईएमटी जो शेड्यूल है उसी में कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। कृपया करके आप लोग यहां पे कोई दूसरा कमेंट आप लोग मत कीजिएगा, मुझे बुरा लगता है। दूसरी बात आप लोग को आज बता दे रहा हूं, मैं उसके बाद से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा बाबू। देखिए अब एक बोल रहा गौन गौन तुम यहां भी हो। चलो, तो यहां पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि ईएमटी में मैं आप लोग को ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि आपको कोई भी वहां पे पकड़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपको मेहनत करना है और एक अच्छे लेवल पे मेहनत करना है। ठीक है, यहां पे कोई भी उल्टी सीधे बातें नहीं करेगा कि ये कॉलेज में हो गया वो हो गया। मैं देखता हूं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। आपको केवल और केवल क्लास में बनना है और यहां पे आपको लिखना है मेरी रैंक क्या करोगे जान के। मेरी रैंक 1200 है, अब बताओ क्या करोगे। नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा। चलो 1400 रैंक है, 1600 रैंक है, नहीं हूं मैं टॉपर। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बेसिक से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे और उसके बाद से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद से आप क्या देखोगे, उसके बाद से वेक्टर कैलकुलस देखोगे। फिर हम जाके बेसिक ईएमटी पढ़ेंगे, फिर मैक्सवेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड, एंटीना और लास्ट में ऑप्टिकल फाइबर, या मैं आपको वेव के लास्ट में ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा दूंगा। आप मेरे से कितना पूछोगे, जहां तक तुम सोचोगे ना वहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ये मेरा डायलॉग है, याद रखना। जहां से तुम सोचना स्टार्ट करोगे ना वहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। चलो बाबू देखते हैं स्केलर किसे बोलते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, पहला 12th क्लास का बात से स्टार्ट करते हैं कि स्केलर किसे बोलते हैं। स्केलर हम लोग बोलते हैं इट इज ए मैग्नीट्यूड, लेकिन उसमें डायरेक्शन ना हो, उसे हम लोग स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बाबू, कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सबसे पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वेटेज कुछ देर बाद लास्ट में बता देंगे आज। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्केलर है। थोड़ा सा आपके साथ मुझे मिलने में जुलने में हो सकता है कि 1-2 घंटा लग जाए। पहली क्लास आपके साथ मुझे ट्यून होने में लगेगा और दूसरी क्लास से आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझोगे। तो थोड़ा ट्यूनिंग आपके साथ मुझे करना पड़ेगा, चैट के साथ बातें करना, सब चीज हम लोग करेंगे बाबू। ठीक है, तो चलिए स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बताइए सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो बोलेंगे सर डिस्टेंस, पहला बात वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, वेट, ठीक है, हाइट, ये सब आप बोल सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी है। जी सर, तो स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी, यस एनर्जी, फोर्स वेक्टर होता है बेवकूफ, एनर्जी, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल हमारा मैग्नीट्यूड होता है। वेरी गुड। टाइम, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी में सब आ जाता है। दूसरा हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपके पास क्या है
कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आप उससे क्या क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से? इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको निकाल सकते हैं वहां पे मैग्नीट्यूड, दूसरा आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन। ये बच्चा अगर सीख गया ना तो वो आप सीख जाओगे, पूरा ईएमटी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या क्या? पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, ये दोनों चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं यहां पे बताया आपको वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा हमारा डायरेक्शन होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन, जैसे मैं हॉरिजॉन्टली चला 3 मीटर का, वर्टिकली चला 4 मीटर का, तो यहां पे हमारा डायरेक्शन क्या बोलोगे सर? हम लोग हॉरिजॉन्टली चले 3 मीटर, यानी मैग्नीट्यूड 3 मीटर, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, 4 मीटर आपका वर्टिकल हो गया और डायरेक्शन वर्टिकल हो गया। और इसका जब सम निकालोगे तो आप क्या बोलोगे सर? 5 मीटर हम लोग चलेंगे एट एंगल थीटा पे, 5 मीटर चलेंगे हम लोग एट एंगल थीटा पे। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। तो 5 हमारा हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा कैसा लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा वेक्टर है और इसके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यानी हम इसे डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आपसे पूछते जा रहा हूं, आप मुझे जवाब देते जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर के स्केलर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर के स्केलर। और आपसे मैं पूछूं कि पोटेंशियल क्या होता है? वेक्टर के स्केलर। उसके बाद से मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर के स्केलर। मैं आपसे पूछूं कि करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होता है, बताओगे? तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? तो बोलोगे सर वेक्टर होता है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये वेक्टर होता है। दूसरी आपसे बातें पूछूंगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो इसे भी बोलोगे सर वेक्टर होता है। और आपसे पूछूं पोटेंशियल क्या होता है? तो बोलोगे सर स्केलर होता है। पोटेंशियल लिखा हूं तो स्केलर होता है सर ये। जी सर। अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर होता है सर। और करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होता है? तो करंट डेंसिटी हमारा वेक्टर होता है, करंट क्या होता है? स्केलर होता है। ध्यान रखना, करंट क्या होता है? स्केलर होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टेंसर होता है। पक्का बोलोगे तुम कि टेंसर होता है? बोल रहे हो ना? यस, आप तो बोलोगे ही। तो हमारा करंट क्या होता है? टेंसर होता है। आज नहीं, टेंसर नहीं होता है, स्केलर होता है। ध्यान रखिएगा, हम भी पहले टेंसर ही पढ़ाते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये स्केलर होता है जब हमने इस पे अच्छा खासा रिसर्च किया। तो करंट क्या होता है सर? स्केलर क्वांटिटी होता है। आप कहोगे सर करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है? देखो यहां पे करंट कितना जा रहा है सर? 3 एंपियर। यहां पे करंट कितना जा रहा है सर? 4 एंपियर। तो यहां पे करंट कितना जा रहा है क्या सर? आप सोच के बताओ। अगर यहां से करंट कितना जा रहा है? 3 एंपियर। यहां से करंट कितना जा रहा है? 4 एंपियर। तो बताओगे अगला वाला करंट कितना जाएगा? तो बोलोगे सर हमारा यह 7 एंपियर का करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा सर? 7 एंपियर का। तो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब अगला पॉइंट होगा, बाबू लिखने का थोड़ा समय हो सकता है मैं कम दे दूं, तो थोड़ा मैनेज करना। अगला पॉइंट होता है कि सर टेंसर क्या होता है? अगला पॉइंट क्या होता है कि सर टेंसर क्या होता है? टेंसर बात करेंगे बाबू, एरिया सब कुछ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा भी बेसिक एक आइडिया दे रहा हूं। टेंसर क्या होता है सर? तो बोलोगे सर टेंसर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? तो टेंसर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसका क्या हो सर? मैग्नीट्यूड हो, जिसका क्या हो? डायरेक्शन हो, और जो हमारा क्या ना करे सर? फॉलो ना करे। किसको? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। तो यहां पे हमारा ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा सर टेंसर क्वांटिटी क्या, तो बताओ कि टेंसर क्वांटिटी क्या होगा बाबू? टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? तो टेंसर क्वांटिटी में आपको एग्जांपल बता रहा हूं। एक क्या करो, मैं एक नोटबुक उठा रहा हूं। एक क्या कर रहा हूं? एक नोटबुक के बंडल है मेरे पास, ये बंडल उठा रहा हूं और इस पे मैं प्रेशर दे रहा हूं। इस पे मैं प्रेशर दे रहा हूं। बताओगे क्या होगा सर? इस पे जब मैं प्रेशर दूंगा तो क्या प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा या प्रेशर दोनों ओर तरफ लगेगा? बताइएगा बाबू, प्रेशर किधर लगेगा? क्या नीचे की तरफ लगेगा या दोनों तरफ लगेगा? चारों तरफ प्रेशर लगेगा। तो बोलोगे सर जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इधर भी प्रेशर जाएगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा।
आप सोचो ना, ये चारों तरफ फैल रहा होगा कि नहीं? जब आप प्रेशर लगाओगे तो नीचे भी जाएगा और इधर भी फैलेगा। मान लो एक आप स्पॉन्जी चीज पे प्रेशर लगा रहे हो तो स्पॉन्जी चीज क्या होगा, दबेगा और साथ साथ इधर उधर फैलेगा भी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, स्ट्रेन को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, परमिटिविटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, हम लोग परमिएबिलिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में जब हम टाइप्स ऑफ मीडियम आपको पढ़ाएंगे तब जाके आपको अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन आज थोड़ी सी बातें आपको छोटी सी क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो ये मेरा एक डिवाइस है, जी सर, और ये एक डिवाइस है, इधर से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किए, जी सर, तो इसका हर एक डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग मैग्नीट्यूड से जाएगा। अलग अलग मैग्नीट्यूड मतलब अलग अलग एप्सिलॉन आर मिलेंगे उसको, हर एक डायरेक्शन में उसका अलग अलग एप्सिलॉन आर मिलेगा, यानी इस मीडियम में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा अलग अलग डायरेक्शन में। कहोगे सर ये तो नहीं हुआ क्लियर, नहीं समझ में आया, तो आप प्रेशर से ऐसे समझ लो कि सर प्रेशर से कैसे समझे, कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस पे तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर भी जाएगा, इधर भी फैलेगा, आगे भी फैलेगा, नीचे भी फैलेगा, दबेगा ना, जी सर, सब जगह से प्रेशर अप्लाई होगा, तो इसे हम लोग प्रेशर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी एक डायरेक्शन में हमने लगाया फोर्स और चारों डायरेक्शन में फैला, उसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया, उसे हम लोग प्रेशर टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी थोड़ा आपको समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है कि चारों डायरेक्शन में होता है, मुझे बताइएगा, एक डायरेक्शन में होता है कि चारों डायरेक्शन में होता है? तो बोलोगे सर चारों डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, चारों डायरेक्शन में होता है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है सर, हमारी दुनिया से देखेंगे तो क्या एग्जांपल है सर, एप्सिलॉन आर ये टेंसर क्वांटिटी होता है, म्यू आर ये टेंसर क्वांटिटी होता है, सिग्मा इसे टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको ईएमटी पढ़ा रहा हूं तो इसके बारे में बात करूंगा। अगर मैं मैकेनिक्स पढ़ाता तो मैं आपको क्या बोलता सर, मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ाता तो वहां पे आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें करता। यहां पर मैं आपकी किसकी बातें करूंगा, एप्सिलॉन आर, म्यू आर और सिग्मा की बातें करूंगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, आप कोई भी टर्म ऐसा नहीं है कि जो जानते होंगे, आपके लिए पूरा का पूरा ईएमटी नया होगा, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा ईएमटी नया होगा। तो मुझे 20 घंटा झेलिए, आपको आदत हो जाएगी मुझे झेलने की। याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसका, वेक्टर कैलकुलस का, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये पेन है, इस पेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में बताना है, इस पेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में बताना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में बताना है तो बताओगे क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में कैसे बताओगे, बोलोगे ये प्लास्टिक है, नहीं, प्लास्टिक भी 72 तरह के होते हैं। सर ये प्लास्टिक नहीं, कुछ और आर्कलिक है, नहीं, ये तो बहुत अलग तरीके के होते हैं। तो फिर कैसे बताओगे, तो इसका एक यूनिक होगा, क्या यूनिक होगा सर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिक होगा, इसका म्यू आर यूनिक होगा, इसका कंडक्टिविटी यूनिक होगा। तो इस मीडियम को हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, म्यू आर, एप्सिलॉन आर और सिग्मा से। मैं अपनी हाथ को कैसे डिसाइड करूंगा, मैं म्यू आर, एप्सिलॉन आर और सिग्मा से। मैं इस कड़े को कैसे डिसाइड करूंगा, म्यू आर, एप्सिलॉन आर और सिग्मा से। यानी किसी भी मटेरियल को हम लोग किससे हम डिसाइड करते हैं, किससे बता पाते हैं कि ये मटेरियल ये है, ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है, ये मटेरियल हमारा इंसुलेटर है, ये मटेरियल हमारा कंडक्टर है, ये मटेरियल हमारा मैग्नेटिक है, कैसे बताते हैं, उसके म्यू आर, एप्सिलॉन आर और सिग्मा से। जिसका कंडक्टिविटी हाई उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, जिसका कंडक्टिविटी बहुत कम उसे इंसुलेटर बोलते हैं, जिसका कंडक्टिविटी मीडियम उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसका म्यू आर अच्छा खासा ग्रेटर देन 1 उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, लेस देन 1 कुछ और बोलते हैं, इक्वल टू 1 एयर या कुछ एयर के आसपास वाले वैक्यूम को बोल देते हैं। अगर मेरा क्या हो जाए, म्यू आर ग्रेटर देन 1 मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, लेस देन 1 पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अलग अलग चीजें डिवाइड होती है, उसके हिसाब से डिवाइड होगा। तो मटेरियल साइंस में ये सब चीजें पढ़ना होता है। तो क्या पढ़ना होता है सर, कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारा इस प्रॉपर्टी से डिफाइन होगा। तो आप कभी भी देखते होगे, बोलेगा द लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक हैज म्यू आर, एप्सिलॉन आर दिस,
तो आप देखते हो कि डाइलेक्ट्रिक का म्यू आर देता है, डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन आर देता है, डाइलेक्ट्रिक का सिग्मा देता है, और बोलता है कि इसमें वेव कैसा होगा, इसका इंपीडेंस कैसा होगा, इसका फेज वेलोसिटी कैसा होगा, इसका बीटा कैसा होगा, इसका अल्फा कैसा होगा, इसका फलाना ढिमकाना क्या कैसा होगा, स्किन डेप्थ कितना होगा, सरफेस रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा वो होगा, सब पूछेगा आपसे। पावर कितना फ्लो करेगा, एनर्जी कितना होगा, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। तो क्या होगा सर, उसका जो भी मटेरियल देगा उसका म्यू आर और एप्सिलॉन आर और सिग्मा देगा। तो किसी भी मटेरियल को उसके प्रॉपर्टी से दिखाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी नाम होता है। और ये कैसा क्वांटिटी होता है भैया, एप्सिलॉन आर, म्यू आर और सिग्मा, ये हमारा क्वांटिटी होता है टेंसर क्वांटिटी। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं घुस सकता। तो सब लोग को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, यस नो से बोलिएगा बाबू, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर में। किसमें बढ़ते हैं बाबू, यूनिट वेक्टर में। फेजर बाबू, फेजर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फेजर को जब हम कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे। तो चलिए, तो अगली बात अब देखिएगा यहाँ पे। अब हमारा बात आती है यूनिट वेक्टर की। सर यूनिट वेक्टर क्यों निकालते हैं? सबसे मेन रोल तो हमारा पूरा ईएमटी में क्या आता है, वेव। हमारा पूरा ईएमटी में क्या आता है, वेव। और वेव में क्या होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए हमारे लिए यूनिट वेक्टर भी बहुत बड़ी बात है। यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, यानी मैग्नीट्यूड 1 हो, और केवल डायरेक्शन दे। क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर है जी सर, तो वेक्टर में हमारे पास क्या होता है सर, वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या होता है सर, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है जी सर। और दूसरा क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड के बाद से, तो सर मैग्नीट्यूड के बाद से डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब मैं बोलूं यूनिट वेक्टर, बताओगे यूनिट वेक्टर में क्या होगा, यूनिट वेक्टर में क्या होगा सर, यूनिट वेक्टर में बोलोगे सर मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो केवल और केवल अब क्या बताएगा सर, डायरेक्शन बताएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। वेक्टर होता तो दो चीजें बताता, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता, लेकिन यूनिट वेक्टर हो गया तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, केवल डायरेक्शन बताएगा। तो मान लो मुझे ए का डायरेक्शन पता करना है, ए वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है, कैसे पता करोगे? मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। किसका डायरेक्शन पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। कैसे पता करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? तो सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो टोपी लगा दूंगा और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया सर, खत्म हो गया। तो केवल क्या बचा, डायरेक्शन बचा सर। मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, तो केवल डायरेक्शन बचा। यानी हमारे पास वेक्टर कैसे लिखा जाता है सर, तो वेक्टर लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। गेट में ऐसे ही देता है, क्या देता है, मैग्नीट्यूड दे देता है और तो मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा और आपको डायरेक्शन यहां से पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मैं किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना चाहूंगा तो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। एक वेक्टर लिया, उसका मैंने वेक्टर लिया और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसका, ए वेक्टर का। तो ये मान लो मेरा ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन पता करना है, मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया जी सर। बहुत छोटे छोटे पॉइंट से आपको अलग अलग चीजें समझाऊंगा। अब ये आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर ये इतना कहां से क्लियर होगा, ये तो अभी समझ में आ गया थोड़ा मोड़ा, एप्लीकेशन से ज्यादा मजा आएगा सर, बताएंगे डॉट प्रोडक्ट में अभी इसका यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यूनिट वेक्टर अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना चाहते हैं। किसमें देखना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर देखना चाहते हैं। तो यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा होगा सर, ये भी जानना जरूरी है सर। तो यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मैंने यहां पे ले लिया एक्सिस, अब मुझे बताना आप लोग, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहां पे एक्स का वैल्यू 0 है, यहां पे एक्स का वैल्यू 1 है, यहां पे एक्स का वैल्यू 2 है, यहां पे एक्स का वैल्यू -1 है, यहां पे एक्स का वैल्यू क्या है सर, -1 है, यहां पे एक्स का वैल्यू +1 -2 है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताइएगा ये डायरेक्शन क्या होगा, +x होगा कि -x में होगा, +x में डायरेक्शन होगा कि -x में डायरेक्शन होगा? कमेंट जरूर हमारे क्लास में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होगा सर, +x में होगा। क्यों, डायरेक्शन तो इसका मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव आ रहा है सर, नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन तब भी हम क्या बोलेंगे सर, +x में डायरेक्शन। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हो यार पढ़ने में। हम तो इसको -x बोलते जब पहली बार पढ़ते थे, आप तो मेरे से काफी अच्छे हो यार। तो किस डायरेक्शन में है सर, +x में है। उसी तरह मैं बोलूं
कि ये डायरेक्शन क्या होगा सर, तो बोलोगे सर ये -x में है। जी सर, ये -x डायरेक्शन है, ये x का प्लस डायरेक्शन है, ये x का माइनस डायरेक्शन है, ये x का क्या है सर, ये x का प्लस डायरेक्शन है, और ये क्या है सर x का, ये सर x का माइनस डायरेक्शन है। पूछोगे सर प्लस माइनस कैसे डिसाइड कर रहे हो, तो इधर हमारा x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है +x, इधर x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है -x, इधर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है +x, इधर x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है -x। यानी प्लस माइनस किससे देखा जाता है, प्लस माइनस केवल और केवल देखा जाता है डायरेक्शन वाइज, मतलब हमारा किधर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड से नहीं देखा जाता है। मैं बोलूंगा कि इधर वैल्यू नेगेटिव है, कोई बात नहीं, इंक्रीज कर रहा है +x होगा, इधर वैल्यू पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, डिक्रीज कर रहा है -x होगा, इधर हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है +x होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है -x होगा। बातें समझ में आई? जी सर। तो यूनिट वेक्टर में हमारा यूनिट वेक्टर किधर डायरेक्टेड होता है, तो इट इज डायरेक्टेड अलोंग, इट इज डायरेक्टेड अलोंग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x। अब कहोगे सर ये भी उतना अच्छा एप्लीकेशन अभी समझ में नहीं आया, सबका एप्लीकेशन अभी यूज करूंगा, आते आते भी 2 घंटे में सब बातें यूज होगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। मेरी आवाज लो आ रही है क्या, एक बार सब लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं, तो मुझे बताइएगा कि यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, सब बोलेंगे 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। कोई 2 तरह का भी बोलेगा, कोई 3 तरह का भी बोलेगा, कोई नहीं भी बोलेगा, कोई गूंगा बन जाएगा। तो बाबू क्लास इंटरेक्टिव होता है तभी जब 3 तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। ये अमित मेरे से पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। एक तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होते, बहुत तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं सर, तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे पास पैराबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे पास इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं बाबू, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है जी सर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पढ़ना कितना है सर, 3 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है सर, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। लेकिन होते कितने तरह के सर, बहुत तरह के होते हैं। बहुत तरह के मतलब बहुत ज्यादा तरह के होते हैं, ठीक है ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। अब बहुत तरह के होते हैं तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे चेक करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया वो कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में आया बाबू, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने बनाया वो कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे भाई, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो उसके पता करने के लिए हमें देखना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर देखना होगा। तो कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर देखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं ना वो ध्यान से सुनते रहेंगे, सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि बुक में ये भी लिखा हुआ है। आपका बुक का 6 पेज पढ़ा दिया, ये 2 स्लाइड में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये ऑर्थोगोनल होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर में क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने कार्टेशियन सिस्टम लिया, क्या लिया है, कार्टेशियन सिस्टम लिया। कार्टेशियन सिस्टम लिया है तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या क्या होता है सर, x होता है, y होता है, z होता है। जी सर, तो x, y और z क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। x, y और z क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जी सर, अब परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तीनों के तीनों हमारा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। परपेंडिकुलर तो सब पढ़ते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट की बात कोई नहीं सुनता। परपेंडिकुलर है इसका मतलब इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे इंडिपेंडेंट होंगे, देखिए मैं आप लोगों के लिए एक्सिस बनाने की कोशिश किया, इससे मैं आप लोगों को बहुत समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा अब नया इनोवेटिव दुनिया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहां पे हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद, मे बी या नहीं दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा शायद। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में चलता हूं, किस डायरेक्शन में,
एक्स डायरेक्शन में चलता हूं, तो क्या वाई में कोई चेंज होगा? नहीं। जेड में कोई चेंज होगा? नहीं, केवल एक्स में ही चेंज होगा, यानी एक्स वाई और जेड से इंडिपेंडेंट होगा। वाई में चलूंगा तो जेड और एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, जेड में चलूंगा तो एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होगा। तो कहोगे सर इससे फायदा क्या है? कि मुझे एक ऐसा कंपोनेंट मिल जाएगा जो एक्स में मिलेगा, जो एक ऐसा कंपोनेंट मिल जाएगा जो एक्स में मिलेगा। किधर मिलेगा भैया? एक्स में। वो एक्स कंपोनेंट को हम एनालाइज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। कैसे इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं? क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट हमारा वाई और जेड वाले कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट होगा, वाई वाला कंपोनेंट एक्स और जेड कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट होगा, और उसके बाद से हमारा जेड वाला कंपोनेंट एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हमारा होता है इंडिपेंडेंसी। तो तीनों हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहे आप सिलेंड्रिकल में करो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, चाहे आप स्फेरिकल में करो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, यानी तीनों के तीनों हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पे हमारा ये परपेंडिकुलर की कहानी हो। तो अब कैसे पता करेंगे सर परपेंडिकुलर है तो क्या फायदा है सर इससे? इससे ये फायदा है कि हमारा एक्स और वाई के बीच में डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। जी सर, एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है सर? 1, वाई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जी सर, तो हमारा यहां पे क्या हो गया सर? हम लोग जानते हैं, छोटा सा एक पॉइंट यूज कर रहा हूं, शायद में भी सब लोग बच्चे जानते होंगे, ए बी कॉस थीटा होता है। जानते हो क्या सब लोग? और थीटा क्या होता है सर? थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल होता है। जी सर, तो ये हमारा एंगल है। उसी तरह ए एक्स और ए वाई का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? ए एक्स और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट, तो ए एक्स और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। ए वाई और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? ए वाई और ए जेड का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कभी मान लो मुझे कंपोनेंट निकालने हो, मान लो मुझे डिपेंडेंसी निकालना हो, मान लो मुझे अननोन निकालना हो, मैं क्या करूंगा? दो चीज अगर कभी भी परपेंडिकुलर होगी, उसके बीच में अननोन निकालना होगा, मैं उसमें डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, 0 के बराबर कर दूंगा, आ जाएगा बाबू। समझ में आया? जी सर, सब बातें करेंगे बाबू, थोड़ा वेट करो। तो ये हमारा आ गया सर। ये किसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का है बाबू? क्या ये सिलेंड्रिकल का है कि स्फेरिकल का है कि कार्टेशियन के तीनों पॉइंट है? सर कार्टेशियन के तीनों पॉइंट। उसी तरह आप लोग सिलेंड्रिकल नाम सुने होंगे, यस और नो बोलिए। कोई बच्चा पहली बार तो नाम नहीं सुन रहा ना सिलेंड्रिकल का, आगे मैं सिलेंड्रिकल पढ़ाऊंगा। सिलेंडर में क्या क्या होता है सर? तो रो होता है, फाई होता है और जेड होता है। रो और फाई और जेड होता है, रेडियस होता है, एंगल होता है और एक्सिस होता है। ये भी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एरो और A5 का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। A5 और AZ का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। एंड एरो एंड AZ का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। इन तीनों का 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं आपको स्फेरिकल की दुनिया में ले चलूं, किस दुनिया में ले चलो? स्फेरिकल की दुनिया में। R परपेंडिकुलर टू थीटा परपेंडिकुलर टू फाई, तो क्या होगा सर? AR और A थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जी सर, और AR और A फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और A थीटा और A फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जी सर, एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या एक्स और रो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? क्या एक्स और रो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? बता नहीं सकते। वाई और फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? बता नहीं सकते। रो और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? बता नहीं सकते। पाई और फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? ये दोनों तो सेम है, तो पैरेलल होंगे। उसके बाद से जेड और थीटा नहीं बता सकते। तो यानी इन दोनों के बीच में हम नहीं बता सकते। इन दोनों के बीच में बता सकते हैं क्या? नहीं, कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी सकता। आई डोंट हैव आइडिया, यू डोंट हैव आइडिया राइट नाउ। आई हैव आइडिया, बट I have idea after unit vector conversion. After that I will tell you they are perpendicular or not. समझ में आया? तो यानी अभी हमारा ये परपेंडिकुलर नहीं है, अभी ये हमारा पैरेलल नहीं है, हमें पता नहीं है। तो यानी इन दैट केस हम नहीं बता सकते कि दोनों के बीच में कैसे दुनिया होगी। इन दोनों के बीच में कैसी दुनिया होगी कब पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर कन्वर्जन में पढ़ेंगे। 8 घंटा मैं आपको केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया किसका? यूनिट वेक्टर का। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या, कि हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है सर? दूसरा प्रॉपर्टीज होता है ऑर्थोगोनल।
बताओगे ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? तो कहोगे सर ऑर्थोगोनल तो हम जानते ही नहीं है। हम क्या जाने ऑर्थोगोनल क्या होता है? अब फिर आते वापस और फिर इस दुनिया में आते हैं। चलिए अब बताइएगा मुझे ये एक्सिस कौन कौन सा है? एक्स, वाई एंड जेड। देखिए टाइपिंग कीजिएगा, बोलिएगा तो समझ में आएगा। आप अपना वहां पे बोलिए, समझिए मुझे सुनाई दे रहा है। ऑफलाइन में क्या होता है, मैं बोलवाता हूं, चिल्लाते चिल्लाते बच्चों का गला सूख जाता है, लेकिन सीख जाते हैं EMT। ठीक है, तो बोलिएगा आप लोग। अब मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा एक्सिस है, तो बोलोगे सर वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है सर? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है सर? जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जी सर, है ना? जी सर। अब हमारा एक्स वाई जेड है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई जेड हुआ तो ये हमारा प्लेन क्या होगा सर? इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? ये वाला प्लेन को सर एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। इस प्लेन को क्या बोलेंगे सर? इस प्लेन को क्या बोलेंगे सर? मन में बोलो, मन में बोलते रहो तो करते रहेगा। इस प्लेन को क्या बोलेंगे सर? तो सर वाई जेड प्लेन बोलेंगे। इस प्लेन को क्या बोलेंगे सर? इस प्लेन को क्या बोलेंगे सर? इस प्लेन को क्या बोलेंगे? जेड एक्स प्लेन बोलेंगे। एक्स जेड नहीं बोलेंगे, जेड एक्स प्लेन बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्स वाई प्लेन। ये हमारा क्या है सर? वाई जेड प्लेन। ये हमारा क्या है? जेड एक्स प्लेन। याद रखना एक्स जेड नहीं बोलते हैं, जेड एक्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ये हमारा वाई जेड प्लेन, ये हमारा जेड एक्स प्लेन। तो आपको प्लेनर वेवगाइड समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको नॉर्मल इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंट, बाउंड्री कंडीशन सब समझ में आने लगेगा। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये जेड एक्स प्लेन हो गया। अब मैं इस पे एक बात आपसे पूछने वाला हूं कि ये क्या है? ये एक्स वाई प्लेन पे क्या है सर? एक्स वाई प्लेन पे क्या है? तो बोलोगे सर ये एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल है। जी सर। ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन पे क्या है सर? नॉर्मल है। ये जेड एक्स प्लेन पे क्या है सर? नॉर्मल है। एक्स वाई पे नॉर्मल क्या है सर? तो एक्स वाई पे नॉर्मल हमारा क्या है? वह जेड है। वाई जेड पे नॉर्मल क्या है सर? एक्स है। जेड पे नॉर्मल क्या है सर? वाई है। मैच कराओ इससे। एक्स वाई पे नॉर्मल जेड है, वाई जेड पे नॉर्मल एक्स है, जेड एक्स पे नॉर्मल वाई है। जी सर। तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के नॉर्मल है। एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के नॉर्मल है। जी सर, तीनों के तीनों एक दूसरे के नॉर्मल है। तो एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल क्या होता है सर? आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल क्या होता है सर? तो बोलोगे सर नॉर्मल हमारा जेड होता है। और yz प्लेन पे नॉर्मल क्या है सर? yz प्लेन पे नॉर्मल x है। zx प्लेन पे नॉर्मल क्या है सर? zx प्लेन पे y है। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे सर? ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर? ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा। समझ में आ? यही तो करा कि इस प्लेन का नॉर्मल जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है। ये तीन प्लेन है, इन तीनों प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो ऑर्थोगोनल होता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल समझ में आया कि प्लेन का नॉर्मल अगर ऑर्थोगोनल होगा तो उसे ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, ये मेरा प्लेन एक्स वाई, इस पे नॉर्मल जेड, वाई जेड पे नॉर्मल एक्स, जेड एक्स पे नॉर्मल वाई। एक्स वाई पे जेड नहीं है तो जेड, वाई जेड पे एक्स, जेड एक्स पे वाई। सब लोग को ध्यान हो गया? यस नो बोलिएगा। सब लोग को ध्यान हो गया? हाँ सेम ही है, लेकिन ये नॉर्मल का परपेंडिकुलर देख रहा है। किसका परपेंडिकुलर देख रहा है? नॉर्मल का परपेंडिकुलर देख रहा है। सेम है लेकिन हम लोग नॉर्मल का परपेंडिकुलर देख रहे हैं। अब तीसरा बच्चा पूछता है हमसे, क्या पूछता है सर? कि सर मेरा तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर 2 हो गए, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर? राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा। तो इट फॉलोज राइट हैंड रूल। अब ये क्या है सर? राइट हैंड रूल दाहिने हाथ को फॉलो करेगा। बता देता हूं, फिर बताता हूं आपको। फिर से वही एक्सिस आएगा, फिर से वही एक्सिस आएगा। ध्यान से सुनो,
थोड़ा मोड़ा समझ में आ जाएगा। एक्स वाई एंड जेड, थोड़ा ये नया इनोवेटिव किया तो आप लोगों को समझ में आया। एक ऑर्थोगोनल होता है, एक ऑर्थोनॉर्मल होता है। नॉर्मल जो ऑर्थोगोनल होता है, नॉर्मल जो ऑर्थोगोनल होता है उसे ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल ऑर्थोगोनल होता है उसे ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं, सॉरी ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो ऑर्थोगोनल होता है उसे ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से, अब हमारा क्या है सर, राइट हैंड रूल। देखने दो बाबू, राइट हैंड रूल ध्यान से सुनिएगा बाबू। उसके बाद से हम लोग सवाल पूछेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। कभी चीजें ना समझ में आना तो थोड़ा सा स्किप कर दिया जाता है, बाद में दोबारा पढ़ा जाता है ना तो सीखा जाता है। ठीक है, कभी कभी चीजें खुद से बाद में एनालिसिस हो जाता है। एक ही जगह पे अटके रहोगे ना तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आप उस सिलेबस को छोड़ दोगे, तो कभी कभी स्किप मारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। चलो अब फिर से आते हैं तो मुझे बताइएगा कि ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स, तो एक्स क्रॉस वाई करेंगे। ये मेरा राइट हैंड रूल है, इससे खाना खाता हूं। देखो यहां पे समझ में आया ना, तो लेफ्ट हैंड कैसे पहचानोगे, समझ जाओगे। देखो इधर, तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा एक्स क्रॉस वाई किए, जेड मिला। वाई क्रॉस जेड करेंगे, एक्स मिलेगा, और जेड क्रॉस एक्स करेंगे, वाई मिलेगा। एक्स क्रॉस वाई किए, जेड मिला, दिखा, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स, जेड क्रॉस एक्स वाई। जी सर, मैं फिर से बता देता हूं, एक्स को वाई की तरफ मूव कराया जेड, वाई को जेड की तरफ मूव कराया एक्स, जेड को एक्स की तरफ मूव कराया वाई। जी सर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल बोलते हैं। क्या ये लेफ्ट हैंड को फॉलो कर पाता, नहीं, ये किससे फॉलो होता है सर, राइट हैंड से फॉलो होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है सर, राइट हैंड रूल नाम होता है। क्या नाम होता है, राइट हैंड रूल नाम होता है। तो राइट हैंड रूल क्या होता है सर, एक्स को वाई के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, जेड, जेड को वाई के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स, एंड जेड को एक्स के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, हमें वाई मिलेगा। तो एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स, जेड क्रॉस एक्स वाई, ऐसा होता है। एक्स क्रॉस वाई जेड, सब लोग बोलना अपने मन में, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स, जेड क्रॉस एक्स वाई। जी सर, उसी तरह हमारा दूसरा होगा, क्या होगा सर, रो होगा, तो रो फाई जेड होगा, रो फाई जेड होगा, तो रो फाई जेड होगा, तो रो क्रॉस फाई जेड, फाई क्रॉस जेड रो, जेड क्रॉस रो फाई। ये हमारा सिलेंड्रिकल का हो गया। उसी तरह हमारा स्फेरिकल में होता है, क्या होता है सर स्फेरिकल में, आर थीटा फाई होता है। आर थीटा फाई क्या होता है सर, तो आर क्रॉस थीटा फाई, थीटा क्रॉस फाई आर, फाई क्रॉस आर थीटा। ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा फिर से, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स, जेड क्रॉस एक्स वाई। जी सर, अब मैं आपसे सवाल पूछूं, वाई क्रॉस एक्स तो उल्टा जा रहा है माइनस जेड, जेड क्रॉस वाई उल्टा जा रहे हैं माइनस एक्स, और एक्स क्रॉस जेड उल्टा जा रहा है माइनस वाई। तो सब हमारा उल्टा चलेंगे, तो वाई क्रॉस एक्स उल्टा गए माइनस जेड, जेड क्रॉस वाई उल्टा गए माइनस एक्स, एक्स क्रॉस जेड उल्टा गए माइनस वाई। इसीलिए कौन सा प्लेन बोला जाता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन बोला जाता है। उसी तरह रो क्रॉस फाई जेड होगा, फाई क्रॉस रो माइनस जेड होगा, रो क्रॉस फाई जेड होगा, फाई क्रॉस रो माइनस जेड होगा, जेड क्रॉस रो फाई होगा, रो क्रॉस जेड माइनस फाई होगा, फाई क्रॉस जेड माइनस रो होगा, एंड जेड क्रॉस फाई माइनस रो होगा। जी सर, उसी तरह हमारा आर क्रॉस थीटा फाई होगा, थीटा क्रॉस फाई आर होगा, फाई क्रॉस आर थीटा होगा। ये सब बातें आपको समझनी होगी। तो मैं आपसे सवाल पूछा, जवाब दे दिए, तो बताइएगा फटाफट, मैं यहाँ पे लिखता हूं, सब लोग बताइएगा फटा, सोचिएगा कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। तो एक्स क्रॉस वाई क्या होगा सर, जेड होगा, वाई क्रॉस जेड क्या होगा सर, एक्स होगा। बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब तो हम लोग जानते हैं, बेसिक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई बच्चा थोड़ा थोड़ा जानता है, एक बेसिक एक बार से रिवीजन हो जा रहा, या आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दूसरा क्या होगा सर, वाई क्रॉस जेड, वाई क्रॉस एक्स क्या जा रहा है सर, उल्टा जा रहा है, तो माइनस जेड होगा, और एक्स क्रॉस जेड उल्टा जा रहा है तो माइनस वाई होगा। इस पे देखना,
एंड उसके बाद से आपसे पूछू नेक्स्ट कि हमारा z क्रॉस x हो गया, z क्रॉस y क्या होगा सर? तो z क्रॉस y माइनस x होगा, z क्रॉस y माइनस x होगा। क्या रो फाई z का भी लिखूं कि समझ में आ गया आप लोग को? एक बार बोल दीजिएगा तो रो फाई z का भी लिख दूंगा। फिर मैं आपको एक मिसलेनियस प्रॉपर्टी बताऊंगा जो आगे आपको बहुत काम आएगा। सर ए किस लिए आता है? ए यूनिट वेक्टर के लिए आता है। जैसे आपने x का देखना है, x का यूनिट वेक्टर कैसे देख सकते हो सर? x कैप से देख सकते हो। और कैसे देख सकते हो सर? हम लोग i कैप से देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हो सर? ax कैप से देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हो सर? tx कैप से देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हो सर? और बहुत कुछ से देख सकते हैं, etc। ठीक है जी सर। तो x क्रॉस y z, y क्रॉस z x, z क्रॉस x माइनस z क्रॉस x क्या होगा सर? y हो जाएगा। z क्रॉस x y होगा। बोला सही होगा, कभी कभी लिखा जाता है गलती, कोई कंप्यूटर थोड़े हो कि एकदम सही लिखूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब अगला पॉइंट हम आपसे पूछेंगे, ये मिसलेनियस पॉइंट है, ये सोनू सर का पॉइंट है। किसका पॉइंट है सर? सोनू सर का। ये पॉइंट समझ जाओगे तो आपको वेक्टर के साथ खेलना सीख जाओगे, यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये किसका पॉइंट है सर? सोनू सर का पॉइंट है। मुझे बताइएगा, यहां पे आप लिख रहे हो ax, थोड़ा सा दिमाग खोल के चलिएगा, ay इज इक्वल टू az हो गया। तो मैं पूछूं ay क्या होता है सर? तो az क्रॉस ax होता है जी सर। और ax क्या होता है सर? तो ax होता है ay क्रॉस az। सही लिखाओ? यस नो बोलना बाबा। सही लिखाओ? हाँ, आपका चार्ट भिटबुल है जाट साहब। सही लिखाओ? अब इसे पहचानो कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। कोई दिमाग लगाएगा? आईक्यू है किसी के पास तो दिमाग लगाए, आईक्यू होगा तो दिमाग लगाएगा। दिमाग लगाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। LHS is equal to RHS, hence proved. LHS is equal to RHS, hence proved. देखिए यहां पे, चलिए हम दिखाते हैं, शायद आपको दिख जाए। ये कौन से पोजीशन पे है सर? फर्स्ट पोजीशन पे। ये कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। जब आप x को इधर ले गए, x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए तो क्या होगा सर? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए तो कौन से पोजीशन पे गया सर? x दूसरा पोजीशन पे गया। और उसी तरह y को आप ले गए राइट हैंड साइड पे तो कौन से पोजीशन पे गया सर हमारा y? तो फर्स्ट पोजीशन से कैसे चला गया सर? तो सर ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे गया, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे चला है। तो जो फर्स्ट पे होता है वो कौन से पोजीशन पे चला जाता है? सेकंड पे। और जो सेकंड पे होता है वो कौन से पोजीशन पे चला जाता है? फर्स्ट पे। एक्स कैप समझ में आया ना बाबू? जी सर। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था तो कौन से पोजीशन पे आ गया? एक्स इधर गया तो सेकंड पोजीशन पे। और वाई अगर सेकंड पोजीशन पे था तो किस पोजीशन पे आ गया वाई? फर्स्ट पोजीशन पे। बातें समझ में आई? यस नो बोलिएगा सब लोग। सब लोगों को समझ में आया? तो ये बातें अगर समझ में आ गई तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। क्या ये बातें सही लिखाऊं? देखिएगा आप लोग और बताइएगा मुझे। ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, तो बी कैप इज इक्वल टू सी कैप क्रॉस ए कैप, एंड सी कैप इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू बी कैप क्रॉस सी कैप। सही लिखा हूं बाबू? यस नो बोलिएगा बाबू आप लोग। क्या मैंने सही लिखा?
तो कौन सा पोजीशन पता सर, पहला पे था, इधर गया तो दूसरा पे गया, ए इधर था तो इधर गया तो दूसरा पे, बी दूसरा पे था तो इधर गया तो पहला पे। ठीक है, तो ए ई क्रॉस ए एच इजिकल टू ए पी कैप। तो अपने रफ में बताइए ए ई कैप क्या होगा सर, ए ई कैप क्या होगा और ए एच कैप क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका आ गया तुमको, फॉर्मूला निकाल लोगे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। बताओ ए ई कैप और एच कैप क्या होगा, मन में सोच के अपना रफ में बताना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एच सेकंड पे था तो फर्स्ट पे आ जाएगा, ये वेव में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला। और एच फर्स्ट सेकंड पे था तो ए फर्स्ट पे था तो सेकंड पे आ जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। रो नहीं है बाबू, पी है, वो पी नहीं, रो नहीं है, पी है बाबू। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। क्या? के क्रॉस के इजिकल टू ST2 माइनस ST1 क्रॉस, इधर लिख देता हूं, ST2 A12 कैप क्रॉस ST2 माइनस ST1 इजिकल टू के। बताओगे के आ गया तो हमारा ST2 माइनस ST1 क्या होगा, ST2 माइनस ST1 क्या होगा। इलेक्ट्रिकल में इस साल इसी सवाल आया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो फोर्थ पूछूंगा आपसे, ए क्रॉस बी इजिकल टू सी, तो बी इजिकल टू क्या लिखोगे और ए इजिकल टू क्या लिखोगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू। क्या लिखोगे सर, बी इजिकल टू सी क्रॉस ए, वेरी गुड, एंड ए इजिकल टू बी क्रॉस सी, वेरी गुड। होगा है? तो तुम लोग ठहरे बकलोल, क्या बकलोल, और हमेशा रहोगे बकलोल। तुम लोग ठहरे बकलोल और हमेशा रहोगे बकलोल। नहीं समझे? तो ये भाई साहब गलत हो गया। अब बताओ कि रीजन क्या है। वेरी गुड वेरी गुड। यूनिट वेक्टर है ही नहीं, ये यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं है तो नहीं होगा वैलिड। ये यूनिट वेक्टर है, हाँ ये यूनिट वेक्टर है, हाँ ये यूनिट वेक्टर है, हाँ A12 कैप यूनिट वेक्टर है। टोपी लगा दिया हूं यूनिट वेक्टर है, टोपी लगाया हूं यूनिट वेक्टर है। तो किसको इधर उधर किया हूं, टोपी को किया हूं, टोपी को किया हूं। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग किए हैं चेंज, यूनिट वेक्टर को हमने चेंज किया है, टोपी को किया। टोपी पहले लेफ्ट साइड में था, इधर राइट साइड में चला गया। इधर मेरा टोपी टोपी खेल रहा है, सब यूनिट वेक्टर में खेल रहा है। वेरी गुड। यानी चौथा वाला पॉइंट सही नहीं होगा। टोपी इज मस्ट, यस टोपी इज मस्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। अब जो YouTube से पढ़े होंगे आंसर बता देंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे YouTube पे मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे वो डायरेक्ट ऐसे देख के बताएंगे। बिल्कुल टोपीबाज आदमी है सोनू सर, जबरदस्त टोपीबाज आदमी है।
हाँ, थर्ड वाले में भी टोपी ही है, थर्ड वाले में टोपी वाला, देखो इधर टोपी वाला था, फिर इधर टोपी वाला। के को हटाया नहीं, St2 H21 को हटाया नहीं, किसको हटाया, टोपी को हटाया। तो पहला क्या है सर, पहला क्या है सर, अब मुझे बताओ क्या होता है सर, ए क्रॉस बी क्या होता है सर, तो बोलोगे सर ए क्रॉस बी हमारा होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। बताएंगे एन कैप क्या होता है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एन कैप बताएंगे जी सर। तो बताओगे एक्स और एक्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो बोलो सर एक्स और एक्स के बीच में एंगल 0 होगा, एक्स और एक्स के बीच में एंगल 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, नल वेक्टर। तो एक्स और एक्स के बीच में क्या होगा सर, ए एक्स क्रॉस ए एक्स है जी सर, ए एक्स क्रॉस ए एक्स है, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा ए एक्स का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री। इसको 0 लिखेंगे कि नल वेक्टर लिखेंगे, नल वेक्टर। वेक्टर को 0 नहीं लिखा जाता, वेक्टर को क्या लिखा जाता है, नल वेक्टर लिखा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, ये हमारा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, गलत हो गया, नल वेक्टर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नल वेक्टर होना चाहिए था। वेरी गुड सर। अब दूसरा क्या है सर, ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होता है सर, ए जेड होता है, ए वाई क्रॉस ए एक्स क्या होता है, माइनस ए जेड होता है, जानते हो ना सब लोग, एक्स वाई जेड बना लो जी सर। तो ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होगा सर, ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होगा सर, हम लोग को बताओ, ए एक्स क्रॉस ए वाई हो जाएगा ए जेड जी सर, और ए वाई क्रॉस ए एक्स क्या हो जाएगा सर, ए वाई क्रॉस ए एक्स हो जाएगा माइनस ए जेड, क्या हो जाएगा माइनस ए जेड जी सर। तो ये हमारा गलत हो गया, प्लस ए जेड और माइनस ए जेड बराबर होते हैं क्या, नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। वेरी गुड। अब हमारी बात आती है इसकी, सेकंड वाले की बात आती है। चलिए सेकंड वाले देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला देखते हैं। ये पिछला वाला स्लाइड में कॉपी है, ठीक है ना, घबराना मत कि सोनू सर रब कर दिए अब हमको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मिलेगा, पिछला वाला में कॉपी है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं अगला, तीसरा पॉइंट देखा जाए जी सर। तीसरा पॉइंट क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा बाबू, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना खाली सुनेंगे, सुनेंगे ना तो सीखेंगे। ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया हूं नहीं, तो आपसे मैं पूछूं तो क्या होगा सर, ये ए एक्स क्रॉस क्या हो जाएगा, ए वाई क्रॉस ए जेड, तो यहां पर मैं बना लूंगा एक्स वाई जेड, बना लो जी सर। एक्स वाई जेड बना लिया, तो वाई क्रॉस जेड क्या होता है सर, वाई क्रॉस जेड एक्स होता है, ए एक्स क्रॉस ए एक्स क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। फिर दूसरा क्या है सर, ए एक्स ए जेड क्रॉस ए वाई है, ए जेड क्रॉस ए वाई है, ए जेड क्रॉस ए वाई का मतलब क्या हुआ सर, जेड क्रॉस वाई माइनस एक्स होता है, तो ये माइनस एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा सर, नल वेक्टर होगा। ये मत करना कि जीरो में माइनस नल वेक्टर होगा, जीरो में माइनस नल वेक्टर होगा। तो दोनों के दोनों नल वेक्टर है जी सर, ऊपर वाला भी नल वेक्टर, नीचे वाला भी नल वेक्टर, तो दोनों ही नल वेक्टर है, दोनों ही क्या है, नल वेक्टर है। लेकिन इसमें तुम कैसे जा रहे हो सर, पहले y फिर z फिर x, इसमें कैसे जा रहे हो, पहले z फिर y फिर x, दोनों का रोटेशन सेम है कि अलग अलग है, सोच के बताओ, दोनों का रोटेशन सेम है कि अलग अलग है, सोच के बताओ। इसमें लो मैं बना देता हूं फिर से एक्सिस, ये मेरा कौन सा एक्सिस है सर, अपोजिट है, वेरी गुड वेरी गुड, डिफरेंट है, वेरी गुड, x y और z, y से z गए फिर x गए, z से y गए फिर x गए, तो y से किधर गए, z फिर x, और z से किधर गए, z से y फिर x, अलग अलग है कि नहीं, दोनों दोनों अलग अलग है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है तो सी अलग रॉन्ग हो जाएगा, सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, लास्ट, लास्ट वाला क्या होता है, आर और थीटा परपेंडिकुलर होते हैं,
जानते हो ना आप लोग, आर और थीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर इज परपेंडिकुलर टू थीटा, थीटा इज परपेंडिकुलर टू फाई। जी सर, तो ए आर डॉट ए थीटा क्या हो जाएगा सर, तो सर ए आर डॉट ए थीटा हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा ए थीटा डॉट ए आर क्या हो जाएगा, ए थीटा डॉट ए आर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, ए डॉट बी डॉट ए सेम होंगे, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब लोग क्लियर हो गया, कोई ऑप्शन में डाउट है तो पूछ ले फिर से। तो इसमें आप सीखे क्या कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट किसका करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले का, फिर बाहर का करेंगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट किसका करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले का, फिर बाहर का करेंगे। जी सर, देखो तो इसमें देखो बाबू, फिर से बता देता हूं, थर्ड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। y से किधर गए भैया, z, y से z, और z से फिर किधर गए, x, यही जा रहे हो ना, y से z फिर x जा रहे हो। जी सर, तो y से z फिर x, और z से किधर जा रहे हो, y, y से फिर किधर जा रहे हो, x, तो z से y फिर x, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, y z x ऐसे जा रहे हो, z x z y x ऐसे जा रहे हो। ठीक है, डी ऑप्शन में कुछ नहीं है, डी ऑप्शन में क्या है, r और थीटा परपेंडिकुलर, r और थीटा परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा सर, r और थीटा परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, और थीटा और r का भी डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, तो a डॉट b 0 है तो b डॉट a भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें रोटेशन अलग है इसलिए बराबर नहीं है, इसमें हमारा प्लस जेड है माइनस जेड है बराबर नहीं है, इसमें हमारा नल वेक्टर के बराबर होगा बराबर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट था बाबू। क्लियर, वेरी गुड, सब लोग क्लियर हो गया, यस नो बोलिएगा बाबू। अच्छा आप लोग बताइए, फिर आते हैं हम लोग दुनिया में। देखो बाबू, क्या आप लोग ये क्लास झेल पा रहे हो जो मैं 8 घंटे की भी क्लास ले रहा हूं बाबू? नल वेक्टर पे बात करेंगे बाबू, आराम से बात करेंगे। क्या आप लोग ये क्लास झेल पा रहे हो, मजा आ रहा है इसमें? अच्छी बात है, मैं सोचता हूं मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे झेल नहीं पाते हैं लोग। चलो अच्छी बात है, ठीक है, चलो फिर आते हैं हम लोग क्या, नहीं कल, आज और कल मिला के बना देंगे बाबू, भरोसा रखो। ईएमटी वो तो मेरा सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन अपन का है। ठीक है, अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले नेटवर्क पढ़ रहे थे वीकेंड में, फिर यूट्यूब पे डिजिटल पढ़ रहे हैं। मैं तो तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं सुबह से शाम तक। इजी लगेगा, याद रखना, क्लास में आपको इजी लगेगा। चलिए, ईएमटी काहे बोलते हो वीक है? अब अगली बार से कौन बोला ना कि ईएमटी वीक है तो बताऊंगा मैं। सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? ईएमटी। सबसे आसान कौन लगता है मुझे पढ़ाना? ईएमटी। पूछो क्यों? उसमें कोई कुछ जानता ही नहीं है। सबसे आसान कौन सा है? ईएमटी, क्योंकि उसमें बच्चे कुछ जानते ही नहीं, तो जो मैं पढ़ाऊंगा दे नो दे आर ट्रू, खत्म। समझ गए? चलिए, इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल लाइन। कहोगे सर इसका यूज क्या है सर, ये क्यों पढ़ाते हो सर? ये आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस लाइन इंटीग्रल करने में बहुत आसानी होगी। क्या करने में आसानी होगी? लाइन इंटीग्रल। तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपको लाइन इंटीग्रल में बहुत हेल्प करने वाला है। कौन सा? ये। तो 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, किसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बाबू? जल्दी ध्यान से सुनना। आप, मैं जानता हूं आप जानते हो लाइन का इक्वेशन, भैया ये नहीं जानोगे तो 12th कैसे पास किए? आई नो दैट यू नो दिस, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा।
ठीक है, भगवान ने तुम्हारी मेहनत की कृपा से आगे बढ़े जी। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। अच्छा एक तुम लोग को बात बताऊं, चलो लाइन के इक्वेशन में बता दूंगा। अच्छा तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के। गेट इस बार गेट 2023 का पेपर देखे होगे, कौन कौन देखा यस नो से बोलेगा। गेट 2012 से देखे हो, 2023 का 2023 का पेपर देखे होगे जी सर। एक क्वेश्चन आया होगा इंपिडेंस का, VSWR से क्वेश्चन है, आया है क्या इंपिडेंस का VSWR का क्वेश्चन, जिसमें बोला कि इंपिडेंस ये होगा लोड इंपिडेंस, इसको एल लेंथ पीछे जाएंगे तो क्या क्या इंपिडेंस होगा 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 ओम, 100 ओम, 25 ओम और 100 ओम, ऐसा ही क्वेश्चन था ना जी सर। उस क्वेश्चन को मैंने 2 पेज में सॉल्व किया। कितने पेज में सॉल्व किया? 2 पेज में। और तुम ही लोग में जैसा स्टूडेंट मुझे एक टेलीग्राम पे मैसेज किया। देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखना। मुझे एक बच्चा टेलीग्राम पे मैसेज किया और मैसेज करके क्या बोला, सर इसको ऐसे बना लेंगे। वो मेरा स्टूडेंट था, मेरे से EMT पढ़ा था, और उसने 4 लाइन का इक्वेशन सॉल्यूशन बता दिया, 4 लाइन का। मेरा स्टूडेंट पढ़ा हुआ, मेरे से ही पढ़ा, बोला सर आप ही से सीखा हो। मैंने बोला कि तुम कहां से देखे? सर आप ही से तो सीखा हो। मेरे से अच्छा दिमाग लगा लिया। तो तुम काहे बोलो कि EMT वीक है? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, समझ गए ना। इसी में से कोई अच्छा लड़का होगा, हाँ इसी में से कोई अच्छा लड़का होगा जो सीखेगा मेरे से। EMT वीक मत बोलना, डिजिटल बोलोगे मान लूंगा, डिजिटल तुम्हारा वीक है, मेरा भी वीक है। मैं पढ़ाता हूं, मैं फिर भी बोलूंगा मेरा वीक है। नेटवर्क बोल सकता हूं थोड़ा मोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन EMT नहीं होगा। पूछो क्यों? इसमें कुछ आता ही नहीं है, ना सामने वाले बंदों को आता है ना मेरे को आता है, सामने वाले को भी नहीं आता है। कहीं इंटरव्यू देने जाओगे EMT में, पूछेगा डिराइव वेव इक्वेशन, आई नो यू नो दिस, खत्म। अब फेजर में पूछ लेगा, घूम सकते हो। डिजिटल में डिले में पूछ लेगा, घूम सकते हो। कुछ और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, घूम सकते हो। इसमें क्या पूछेगा? अभी कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, सोच रहे होंगे ना मास्टर ये लाइन का इक्वेशन बना के इतना ही जानता है। कौन कौन बताना क्या है, थोड़ा इनको बताओ हम क्या है। देखो इधर, चलो आगे बढ़ते हैं। कि लाइन का इक्वेशन है, किसमें है? 3 डायमेंशनल में। किसमें है? 3 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन है। और ये किसके बराबर है बाबू? कांस्टेंट के बराबर है, होता है जी सर। तो 3 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन है जी सर। अब ध्यान से सुनना और मेरी बातें बताना। क्या कि इससे कौन से डायमेंशन में इक्वेशन बना लोगे? इन दोनों को मिला के तो बोलोगे सर XY प्लेन में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? XY प्लेन में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा सर लाइन का इक्वेशन? तो सर YZ प्लेन में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और ये किस में हो जाएगा सर लाइन का इक्वेशन? तो बोलोगे सर ये ZX प्लेन में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को मिला के, XZ मत बोलना, ZX बोलना। तो आप 2D का भी लाइन का इक्वेशन देख रहे हो, किसमें? XY में, YZ में, और इन दोनों को मिला लो तो ZX में। तो यहां पर 3 लाइन की इक्वेशन है, कौन? 4 लाइन की इक्वेशन है। एक 3 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन है, एक 2 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन है XY में, एक 2 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन है YZ में, और एक 2 डायमेंशनल में लाइन का इक्वेशन है ZX में। तो ZX में लिखना होगा Z और X वाला ले लेंगे, XY में लिखना होगा X और Y वाला ले लेंगे, और YZ में लिखना होगा Y और Z वाला ले लेंगे। समझ में आया? तो ऐसे लिखते बाबू। XZ क्यों नहीं बोलते सर? XZ इसलिए नहीं बोलते, तुम पढ़ के देखो राइट हैंड रूल कैसे फॉलो होगा। राइट हैंड रूल कैसे फॉलो होगा पढ़ के बताओ। बोला XZ क्यों नहीं बोलेंगे, पढ़ के बताओ बाबू। पोलराइजेशन में फिर गलती करके आओगे अगर XZ बोले तो। बताओ, पढ़ के बताओ बाबू।
एक्स के बाद क्या पढ़ोगे? वाई, वाई के बाद क्या पढ़ोगे? जेड, जेड के बाद क्या पढ़ोगे? एक्स, कि एक्स के बाद जेड पढ़ोगे? सोच के बताओ तो। समझ में आया? जी सर। ये बस सोचना कि सोनू सर तुम लोग का कमेंट नहीं देख रहे, कमेंट तो पूरा देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन में आधा में मैंने कंसेप्ट लगा रखा है और आधा में तुम लोग का कमेंट देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। कितने लोगों तो मेरा जोक ही समझ में नहीं आता है, 2-3 दिन तक सोचते रह जाते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी, ये प्लेन का इक्वेशन होता है। आप कहोगे सर इसमें क्या बताओगे सर? बताओ इसमें क्या पढ़ेंगे भैया? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। जी सर, ये किसका इक्वेशन है सर? प्लेन का इक्वेशन। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अब मुझे आप जवाब देना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को क्या बोलेंगे? लाइन का इक्वेशन है कि प्लेन का इक्वेशन है? ये अनुज पक्का मेरे से पढ़ा हुआ है। क्या किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है। किसका है? लाइन का। वेरी गुड, ये लाइन का भी है और प्लेन का भी है। 2D में देखोगे तो लाइन का है, 3D में देखोगे तो प्लेन का है। 2D में लाइन है, 3D में प्लेन है। ओके सर प्लेन कैसे है? प्लेन देखो यहाँ पे कैसे है, a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? 1, c का वैल्यू कितना है? 0, d का वैल्यू कितना है? 5। चेक कर लो, a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? 1, c का वैल्यू कितना है? 0, d का वैल्यू कितना है? 5। चेक कर लो इससे कंपेयर करके, ठीक है। अब अगर मैं 2D में बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा सर? 2D में बनाऊंगा यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस, और फिर मैं बोलूंगा x का वैल्यू 0 कर दो। x का वैल्यू 0 कर दोगे तो कौन सा एक्सिस आता है सर? x का वैल्यू 0 करोगे तो y का एक्सिस आएगा, y इज इक्वल टू 5। y को 0 कर दोगे तो x का वैल्यू 5 x एक्सिस हो जाएगा। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है तो y इज इक्वल टू 5। ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा लाइन हो गया। क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। जी सर। अब लाइन हो गया तो ये हमारा क्या है सर? 3D में देखेंगे तो प्लेन दिखेगा, 2D में देखेंगे तो लाइन दिखेगा, 3D में देखेंगे तो प्लेन दिखेगा, और 2D में देखोगे तो लाइन दिखेगा, 2D में देखोगे तो कर्व दिखेगा, 3D में देखोगे तो सरफेस दिखेगा। समझ में आया? 2D में देखोगे तो लाइन, 2D में 3D में सरफेस, 2D में लाइन, 3D में प्लेन, ऐसे प्लेन जाएगा, ऐसा प्लेन होगा। अगर मैं इसको 3D 2D में देखूं तो क्या देखूंगा सर? अगर मैं इसको 2D में देखूंगा तो क्या देखूंगा सर? लाइन दिख रहा है। 2D में क्या दिख रहा है? लाइन। और 3D में देखूंगा तो क्या दिखेगा सर? ऐसे प्लेन दिखेगा, ऐसे इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन जाएगा ऐसे, तो ऐसे प्लेन होगा इंक्लाइंड। कोई बात नहीं, वो चेंज कर लूंगा। चलो ना कर लूंगा। तो हमारा 2D में क्या है? लाइन। लाइन को क्या बोलते हैं बाबू? कर्व बोलते हैं। याद रखना, लाइन को कर्व बोला जाता है, और प्लेन को क्या बोला जाता है? सरफेस बोला जाता है। लाइन को कर्व बोला जाता है, प्लेन को क्या बोला जाता है? सरफेस बोला जाता है। हो जाता है कभी कभी लिखने में ना, मैं अभी फोकस क्या रखा हूं ना, मैं तुमको कितना अच्छा दिमाग में फिट कर दूं। तुम ये कर्व, सरफेस, लाइन, प्लेन नहीं जानते थे बाबू, तुम ये पढ़े थे
पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे, लेकिन ऐसे देखे नहीं थे। तुमने लाइन का इक्वेशन भी पढ़ा था, लेकिन तुमने ऐसा देखा नहीं था, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये सब नहीं देखा था, इसीलिए तुमको ईएमटी में डर लगता है। समझ गया? चलिए, अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनोगे? जी सर। ये क्या है सर? तो बोलोगे सर लाइन है। अब ये मत बोल देना सिलेंडर है, रेडियस बहुत छोटा है, 1 mm का रेडियस है ना? है। तो ये क्या है? लाइन है। लाइन है तो ये क्या है सर? नॉर्मल है कि टेंजेंशियल है? जल्दी बताओ। ये लाइन पे ये प्लेन क्या है सर? नॉर्मल है कि टेंजेंशियल है? तो बोलोगे सर नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, सब नॉर्मल है? जी सर। जहां पे चले जाओ सब नॉर्मल है? जी सर। नॉर्मल है कि नहीं? जी सर। और ये लाइन पर क्या है सर? ये लाइन पर क्या है? टेंजेंशियल। लाइन पे क्या है? टेंजेंशियल। ये लाइन पे नॉर्मल, ये लाइन पे नॉर्मल, और ये लाइन पे टेंजेंशियल। तो क्या यूनिक है? नॉर्मल का डायरेक्शन यूनिक है या टेंजेंशियल का डायरेक्शन यूनिक है? बताओ। इस लाइन पे नॉर्मल का डायरेक्शन यूनिक है या टेंजेंशियल का डायरेक्शन यूनिक है? बोल रहा है कि नॉर्मल का। कैसे नॉर्मल का डायरेक्शन यूनिक है? अभी अपवर्ड, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, तो कहां यूनिक है? ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है ना? जी सर। टेंजेंशियल एक ही यूनिक है। टेंजेंशियल क्या है? यूनिक डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जाएगा, या इस डायरेक्शन में जाएगा, या इस डायरेक्शन में जाएगा। कोई और दूसरा डायरेक्शन है? नहीं। लेकिन नॉर्मल का डायरेक्शन हमारा फिक्स नहीं है, ऊपर की तरफ है, टिल्ट भी है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बहुत सारा है सर। जी सर। तो नॉर्मल हमारा यूनिक नहीं होता है। क्या यूनिक होता है कर्व पे? टेंजेंट यूनिक होता है। तो कर्व पे क्या यूनिक होता है बाबू? टेंजेंट यूनिक होता है। तो अगर तुमने कर्व लाइन पढ़ा होगा तो तुम क्या निकालते थे पहले? अगर 12th क्लास में लाइन पढ़ा होगा तो तुम पहले क्या निकालते थे बाबू? लाइन पे क्या निकालते थे तुम? याद करो, टेंजेंट निकालते थे कि नहीं? जी सर। अब अगला पॉइंट, ये सरफेस है? जी सर। वेरी गुड, टेंजेंशियल इक्वेशन निकालते थे, याद आया? जी सर। अब ये हमारा 3D की दुनिया देख रहे हैं तो ज्यादा इस पे देखेंगे हम लोग, 3D की दुनिया देखेंगे। तो ये क्या है सर? सरफेस है ना? जी सर। अब बताओ ये क्या है? टेंजेंट है कि नॉर्मल है? सर टेंजेंशियल। ये भी क्या है सर? 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 टेंजेंशियल। तो एक टेंजेंट है कि बहुत सारा टेंजेंट है? बहुत सारा टेंजेंट है। बहुत सारा है कि नहीं सर? बहुत सारा। नॉर्मल एक ही है, नॉर्मल एक ही है, तो सरफेस पे क्या मिलेगा? यूनिक नॉर्मल। कर्व पे क्या मिलेगा? यूनिक टेंजेंट। सरफेस पे क्या मिलेगा? नॉर्मल। कर्व पे यूनिक क्या मिलता है? टेंजेंट। ठीक है, चलिए थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लूं, चिल्लाते चिल्लाते गला दर्द करने लगा है। 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, ठीक है? शायद अब क्लास खत्म होने वाला है क्या? 8:30 हो गया। भैया तुम लोग तो पढ़ाने ही नहीं देते। 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट का। आज ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है, ठीक है? हाँ, पानी पी लेता हूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? पैरामीटर्स। क्या होता है पैरामीटर्स बाबू? पहला पॉइंट, मैं इसको चाहता तो लिख के भी ला सकता था, लेकिन नहीं लिख के लाया ताकि आपको समझ में नहीं आएगा बाबू, तो उसके लिए मैंने इसे नहीं लिखा। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग साथ साथ पढ़ोगे। फिर बोला ऑडियो स्लो है, ऑडियो स्लो है, मैं माइक बदल लूं? सच बताना, आप लोग को ऑडियो स्लो लग रहा है क्या? फुल वॉल्यूम में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है, तो हम लोग सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे पहला देखेंगे। जब तीनों के तीनों पैरामीटर कांस्टेंट होंगे तो क्या बोलेंगे उसे बाबू? व्हेन ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, मतलब x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो व्हेन ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा बाबू? व्हेन ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? देन इट विल रिप्रेजेंट, जब x और y और z तीनों पॉइंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है क्या हो जाएगा बाबू? रिप्रेजेंट ए पॉइंट। एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, जब सारा पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट पूछूंगा, जब x और y और z और तीनों के तीनों कांस्टेंट हो जाए। मान लो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, z का वैल्यू 5 है, तो बताओगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3, 4, 5। 3, 4, 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं, दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि सर अगर मेरा एक्स वाई जेड तो कांस्टेंट है, अच्छी बात बता दिया सर। दूसरा वाला पॉइंट आपसे पूछूं कि बताओ अगर 2 पॉइंट कांस्टेंट है तब क्या होगा सर? 2 पॉइंट कांस्टेंट है तब क्या होगा? पूछ रहा है सर कैसे। देखिए कैसे पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग समझिएगा बाबू। समझोगे? फटाफट देखना बाबू, समझाता हूं। एक्स में कितना दिन गया बाबू? एक्स में कितना दूर गया? ये एक्स है, ये क्या है? वाई है, ये क्या है? जेड है। एक्स में 3, वाई में 4 और जेड में 5। एक्स में 3, वाई में 4, जेड में 5। पॉइंट पे आ गए कि नहीं? जी सर। x3, y4, z5 पॉइंट आ गए। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। when two parameters are constant, when two parameters are constant, when two parameters are constant, तो then it will represent a line, या कर्व ज्यादा अच्छा रहेगा, it will represent a curve। क्या करेगा? ये हमारा कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और लाइन उसमें से एक हमारा कर्व का पार्ट होता है। लाइन क्या होता है? कर्व का पार्ट होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जब 2 पैरामीटर कांस्टेंट हो। तीसरा, व्हेन 1 पैरामीटर इज कांस्टेंट, जब एक पैरामीटर कांस्टेंट होगा तो तब क्या रिप्रेजेंट करेगा बाबू? तब ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू? प्लेन को, सरफेस को। प्लेन की जगह पे क्या लिखेंगे? सरफेस लिखेंगे। प्लेन की जगह पे क्या लिखेंगे? सरफेस लिखेंगे। सब लोग को समझ में आ रहा है ना ये बातें? देन इट विल रिप्रेजेंट ए प्लेन, देन इट विल रिप्रेजेंट ए सरफेस। एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा।
समझ में आया? जी सर। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा? जब तीनों पैरामीटर कांस्टेंट तो पॉइंट, दो पैरामीटर कांस्टेंट तो कर्व, एक पैरामीटर कांस्टेंट तो लाइन। क्या हो गया? सरफेस। और जब कोई पैरामीटर कांस्टेंट ना हो तो कोई बात नहीं बाबू, आगे समझाऊंगा और भी अच्छे से समझाऊंगा। जब कोई पैरामीटर कांस्टेंट ना हो तो पूरा वॉल्यूम, इंटायर स्पेस। तो व्हेन नो पैरामीटर इज कांस्टेंट, व्हेन नो पैरामीटर इज कांस्टेंट, then it will represent a space. ये स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा जब कोई पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, 3D स्पेस, स्पेस मतलब 3D स्पेस ही हो गया। ठीक है सर। पांचवा, अब बच्चा बोला कि सर मुझे कर्व वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो एक एग्जांपल लेता हूं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चाहे मैं बोलता हूं x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलिए फिर से देखते हैं। तो x में हम कितना गए सर? 3, y में कितना गए? 4, तो ये हमारा एक लाइन होगा। चेक करो, x में कितना बढ़े सर? 3, y में कितना बढ़े? 4, तो एक लाइन होगा। सब लोग को समझ में आ रहा है? एक लाइन होगा। x में 3 बढ़े, y में 4 बढ़े, तो एक लाइन होगा। और किसके पैरेलल होगा भैया? किसके पैरेलल ये लाइन होगा? सर जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। दिख रहा है ये जेड एक्सिस के पैरेलल? यस। तो ये मेरा x में 3, y में 4, z में पैरेलल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, क्या x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, क्या होगा? 7, x का वैल्यू 3, z का वैल्यू 7, क्या होगा? -7। 8वां, x का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, क्या होगा? 9th, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3, z का वैल्यू 7, क्या होगा? एंड 8वां, x y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, क्या होगा? वेरी गुड। नो 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 नो, कैसे पॉइंट होगा बाबू? कैसे पॉइंट होगा? x में 3, y में 4, z में तो कुछ भी हो सकता है ना? z में तो कुछ भी हो सकता है, सोच के देखो। x में 3, y में 4, तो ये पॉइंट हो गया। xy प्लेन में 2D में पॉइंट होगा और 3D में लाइन होगा। हम 3D की बात कर रहे हैं। x में 3, y में 4, तो एक पॉइंट हो गया जी सर, और 3D में लाइन होगा। समझ में आया? जी सर। उसी तरह जेड एक्सिस पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा सर हम लोग को? जेड एक्सिस। उसके बाद से मैं पूछूं x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, x एक्सिस, x का कुछ भी वैल्यू होगा, x 0, z 0, y एक्सिस, y कुछ भी होगा। वेरी गुड। तो हमारा क्या होगा सर यहाँ पे? तो दूसरा होगा ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये क्या हो जाएगा सर हम लोग को? जेड एक्सिस हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा सर? x3z - 5, x3z - 7, क्या हो जाएगा सर हम लोग को? तो ये हो जाएगा हम लोग को लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और तीसरा x0, z0, y एक्सिस। चौथा y - 3, z4, पैरेलल, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओरिजिन से कहां से पास करेगा?
लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा z एक्सिस x एक्सिस, और हमारा क्या हो जाएगा लास्ट x एक्सिस हो जाएगा। ओरिजिन से काहे पास करेगा ये, ओरिजिन से क्यों पास करेगा, समझ में आया? सारे पॉइंट क्लियर हो गए। 5 6 7 8 9 10 कहोगे सर यहाँ पे 8 लिख दिए हो आप, आपको गिनती नहीं आता, ईएमटी पढ़ा रहे हो। हाई नहीं, ये लाइन है तो पैरेलल क्यों बोलो, एंटी पैरेलल पैरेलल पर। कॉलेज वाला ऐसा पढ़ाते तो फिर मेरी जिंदगी कैसे चलती अनुज? मेरी भी जिंदगी के बारे में सोचो, मेरा भी घर बार है। देखो इधर 11, ये एक्सडी मतलब क्या होता है? तुम लोग एक्सडी एक्सडी लिखते हो, फुल फॉर्म बताना एक्सडी का। चलो बताओ, अगला बताओ। अच्छा चलो अगला, लाइन पे क्या यूनिक होता है? लाइन लाइन को क्या यूनिक होता है बाबू? सीआरसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्या होता है बाबू यूनिक? टेंजेंट। तो ए लाइन, टेंजेंट किसे बोलते हैं? ए लाइन पैरेलल टू द सरफेस, a line parallel to the surface is in tangential direction, is in tangential direction। और दूसरा 12वां, a line perpendicular to the surface, a line perpendicular to the surface is in normal direction। curve has unique tangent and surface has यूनिक नॉर्मल। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, वो मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिखता हूं बाबू। सब लोगों को समझ में आया जी सर? अब हम मैं 15वां 15 बताओगे बाबू? 15 अगला मेरा पॉइंट है कि क्या है सर? कि सरफेस हैज यूनिक नॉर्मल, कर्व हैज यूनिक टेंजेंट, लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस इज नॉर्मल डायरेक्शन, ये सब सारी चीजें आ गए। अब अगला पॉइंट है, ध्यान सुनना बाबू, कि भुलवा देते हो यार, एक तो याद करके आता हूं रात भर, भुला गया। हाँ चलो, लेंथ किधर डायरेक्टेड होता है? लेंथ किधर डायरेक्टेड होता है? सरफेस में यूनिक नॉर्मल होता है, बताया नहीं था? सरफेस पे क्या होगा? यूनिक नॉर्मल। टेंजेंट तो बहुत सारे होंगे, टेंजेंट तो बहुत सारे होंगे, होंगे कि नहीं? अब अगर सवाल बता बाबू कि लेंथ जब हम लोग चलेंगे, अगर हम लोग चल रहे हैं तो किस डायरेक्शन में चलेंगे? किस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे बताओ जल्दी, किस डायरेक्शन में चलेंगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलेंगे। किस
हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में चलेंगे। कौन से डायरेक्शन में चलेंगे बाबू? टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलेंगे कि नॉर्मल डायरेक्शन में चलेंगे? वेरी गुड। तो लेंथ जो होता है वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है? लेंथ हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। किधर डायरेक्टेड होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट पूछूंगा आपसे। क्या? सुनते रहना बाबू, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं पूछूं ये टेंजेंशियल क्यों लिखवाया? अभी बताता हूं क्यों लिखवाया, आपको बताऊंगा। कहोगे अरे सर ऐसे सोचा जाता है? तुम दिमाग लगाओगे, अरे ऐसे होता है। देखो यहां पे अब बातें करता हूं, फिर अगला मैं पूछता हूं, बताना। एक बैलून लिए और बैलून को एक्सपैंड कर रहे हो, हुक मारोगे, बैलून को एक्सपैंड कर रहे हो, तो बैलून किधर एक्सपैंड होता है बाबू? टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है? बैलून में फूक मारोगे तो बैलून किधर एक्सपैंड होगा? किधर एक्सपैंड होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। वेरी गुड। किधर एक्सपैंड होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में। और जब तुम चलोगे तो किधर चलोगे भैया? सरफेस के अलोंग चलोगे कि सरफेस के परपेंडिकुलर चलोगे? तो बोलोगे सर अलोंग द सरफेस चलते हैं। अलोंग द सरफेस चलते हैं, हमारा लेंथ क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और एक्सपेंशन नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा लेंथ इज डायरेक्टेड इन विच डायरेक्शन? लेंथ इज डायरेक्टेड इन विच डायरेक्शन? तो लेंथ इज डायरेक्टेड इन along the surface. Length is directed in along the surface. Along the surface. इसका मतलब क्या हो गया सर? टेंजेंशियल। क्या होगा? टेंजेंशियल। और एरिया इज एक्सपेंडेड। एरिया इज एक्सपेंडेड विच डायरेक्शन? एक्सपेंडेड इन perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। यानी लेंथ किधर डायरेक्टेड होता है सर? टेंजेंशियल में। ठीक है, वेरी गुड। तो लेंथ किधर है भैया, आप जल्दी बताओ। लेंथ हमारा टेंजेंशियल है, और हमारा एरिया किधर है? परपेंडिकुलर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगे? ई डॉट डीएल करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे? डीएल मतलब लेंथ होता है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे बाबू ई डॉट डीएल करने के लिए? वेरी गुड। यानी यहां पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भैया? टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे, अगला सवाल पूछूं। इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे बाबू? एरिया के रेस्पेक्ट में। एरिया के रेस्पेक्ट में कौन सा लोगे? सोच के बताओ। एरिया के रेस्पेक्ट में कौन सा लोगे? नॉर्मल। क्यों? क्यों नॉर्मल लोगे भैया बताओ? क्योंकि एरिया के रेस्पेक्ट में हमारा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, लेंथ के रेस्पेक्ट में टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, एरिया के रेस्पेक्ट में नॉर्मल का डायरेक्शन में होता है। डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके अपोजिट वाला देखेंगे। तो बताओ, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखूं तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे बाबू? क्रॉस प्रोडक्ट लिखूं तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे? नॉर्मल। क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा लिया जाता है ना, एक्स क्रॉस वाई होता है, वाई क्रॉस जेड होता है, जेड क्रॉस एक्स होता है। तो ये अगर एक्स है तो ये वाई होगा, ये वाई है तो ये जेड होगा। नॉर्मल लोगे ना? जी सर। क्या लोगे? नॉर्मल। तो तुम बता दे रहे हो कि नहीं कब नॉर्मल लेंगे कब टेंजेंशियल लेंगे, इसीलिए ये पॉइंट नीचे वाला लिखवाया, इसीलिए पॉइंट नीचे वाला लिखवाया। एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, यस नो बोलो। एक क्वेश्चन हमेशा फ्लक्स से पूछता है या पोटेंशियल से पूछेगा। अब अगला सवाल है, क्या अगला सवाल है सर? कि आपसे मैं पूछूं कि वॉल्यूम किधर डायरेक्टेड होगा? वॉल्यूम का डायरेक्शन क्या होगा?
वॉल्यूम का डायरेक्शन क्या होगा? अरे इरेज नहीं किया मेरे पागल आत्मा, दूसरा में है, कॉपी पेस्ट होता है। इरेज मत करो। चलो 17वां, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम किधर होगा? सर वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टेंसर वॉल्यूम को कब मैंने टेंसर बोला था ये बताओ तो? तुम बोल रहे वॉल्यूम को टेंसर बोला था, मतलब कुछ भी बोल दोगे। है मैं वॉल्यूम को टेंसर बोला था? मैंने बोला था कि तीनों डायरेक्शन में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैं वॉल्यूम को टेंसर बोला था। टेंसर क्वांटिटी स्ट्रेस स्ट्रेन को बोला था, परमिएबिलिटी परमिटिविटी कंडक्टिविटी को बोला था। वो तो बोला था कि अप्लाई करूंगा तो तीनों डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा। कुछ भी यार, देखो इधर, मतलब कुछ भी है। वाह रे वाह मेरी बुरी आत्मा, देखो इधर, सोनू सर बकलोल है ही, हम भी थोड़ा और बकलोल बना देते हैं। है? शकल से तो थोड़ा बकलोल दिखते ही है तुम लोगों को ना। उल्टा नहीं बोलना है, फिर अजय कुमार नहीं बोलना उल्टा। चलो यहां देखते हैं, अगला बताओ, फ्लक्स किसे बोलते हैं? फ्लक्स किसे बोलते हैं? देखो अब तुम्हें मैं चीजें बता रहा हूं, तुम सोचे नहीं हो उस डायरेक्शन में, इसीलिए तुम बता रहे। फ्लक्स किसे बोलते हैं? तो फ्लक्स मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एनी सरफेस, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग एरी गिवन एरिया। फ्लक्स उसे बोला जाता है कि कोई चीज पास कर रहा है किसी एरिया से, किसी सरफेस से, ठीक है, किसी एरिया से किसी सरफेस से अगर कोई पास कर रहा है फ्लक्स, कोई फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। कोई भी फील्ड लाइंस पास कर रहा है तो एनी फील्ड लाइंस विच पासेस थ्रू द सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। एनी फील्ड लाइंस विच पासेस थ्रू द सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। कोई फील्ड लाइंस अगर सरफेस को पास करेगा तो वो फ्लक्स होगा। कौन सा फील्ड लाइंस पास करेगा? कौन सा फील्ड लाइंस पास करेगा? अलोंग द सरफेस वाला पास करेगा कि नॉर्मल टू द सरफेस वाला पास करेगा? अलोंग द सरफेस वाला पास करेगा कि नॉर्मल टू द सरफेस वाला पास करेगा? कौन सा पास करेगा? तो बोलोगे सर नॉर्मल टू द सरफेस वाला पास करेगा, जाहिर सी बात है, अलोंग द सरफेस वाला कहां से पास करेगा? तो एनी फील्ड लाइंस व्हिच क्रॉसेस द सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पास करेगा, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पानी का फील्ड पास करेगा, पानी वाला फ्लक्स, और क्या चाहिए, तेल का फील्ड पास करेगा, तेल वाला फ्लक्स। समझ गए? तो जो भी सरफेस से पास करेगा वो फ्लक्स कहलाएगा, है कि नहीं? हाँ। अब एक छोटे मुंह का पाइप लो, उससे पानी भेजो 5 लीटर पर सेकेंड, और एक बड़े मुंह का पाइप लो और उसे पानी भेजो 5 लीटर पर सेकेंड से, तो किससे जाएगा भाई? छोटे मुंह से पानी का फ्लक्स दूर जाएगा कि बड़े मुंह से पानी वाला फ्लक्स दूर जाएगा? छोटे मुंह से जाएगा। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा उससे पानी बहुत तेज जाएगा, उसका फ्लक्स बहुत तेज होगा। बोलते ही हम लोग भोजपुरी में, फ्लक्स बहुत तेज बा, का कहीं बहुत तेज बा फ्लक्स। और बड़े मुंह से पानी भेजोगे तो फ्लक्स तेज नहीं खे, ना ही है फ्लक्स तेज,
है नहीं है? वेरी गुड, प्लेयर्स पर डिपेंड करता है, सारी चीजों पे अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आप यहां पे ध्यान रखना, एनी फील्ड लाइंस विच पासेस थ्रू द सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो चलो, हम बिहार के बबुआ है बाबू। अब बात करते हैं हम लोग, पावर किसे बोलते हैं, एनर्जी किसे बोलते हैं? पावर क्या होता है बाबू? पावर क्या होता है? स्टोर होता है कि फ्लो होता है? और एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है कि फ्लो होता है? पावर क्या होता है? स्टोर होता है कि फ्लो होता है? और एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है कि फ्लो होता है? बाबू वेक्टर एंड टेंसर में क्या अंतर है? वेक्टर एंड टेंसर में क्या अंतर है? अभी तो बताया था, वेक्टर इज ए क्वांटिटी जिसमें हमारा क्या होता है भाई, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। टेंसर इज ए क्वांटिटी विच डज नॉट फॉलो दिस, हमारा क्या होता है बाबू, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। बस 2 मिनट में कर रहे हैं, खत्म। फिर आएंगे तो आगे पढ़ेंगे। अभी फोर्स डेंसिटी पढ़ना है, अभी हमें प्लेन पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है बाबू। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आधा घंटा और चलेगा। अब अगला पॉइंट पूछे आपसे, जी सर। क्या सर? 19। पावर जो होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है, पावर फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो तो को पावर बोलते हैं बाबू। फ्लो ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। तो पावर का क्या होता है बाबू? फ्लो होता है। एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है। पूछूंगा बिना मास का एनर्जी होगा? नहीं। आइंस्टीन भी बोला था मास होता है। बिना मास का एनर्जी होगा? नहीं। और मास होगा तो वॉल्यूम होगा, मास होगा तो वॉल्यूम होगा। तो यानी हमारा एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है। और किस में स्टोर होता है सर? मास में स्टोर होता है। और मास किस में होता है सर? वॉल्यूम में होता है। तो यानी हमारा एनर्जी वॉल्यूम में डिफाइंड होता है। एनर्जी हमारा वॉल्यूम में डिफाइंड होता है। फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है। स्टोर किस में होता है? मास में स्टोर होता है। मास में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी वॉल्यूम में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? वॉल्यूम में स्टोर होता है। अब ये मत करना E = mc², फोटोन में बताओ कैसे स्टोर होगा, तो पैकेट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, पावर। पावर क्या होता है सर? एनर्जी के फ्लो को बोलते हैं। पावर क्या होता है? एनर्जी को फ्लो को बोलते हैं। एनर्जी के फ्लो को बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। जैसे जयकाल का पावर था, एनर्जी फ्लो करता था। जानते हो जयकाल को? जी सर। तो जब भी पावर की बात आएगी जयकाल को याद करना। ठीक है, सब जगह पावर की बात आएगी। तो हमारा क्या होता है? हमारा इन पावर फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी होगा तो किसी से क्रॉस करेगा। किससे क्रॉस करेगा भैया? सरफेस से क्रॉस करेगा। सरफेस से क्रॉस करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे कि हमारा सरफेस से क्रॉस कर रहा है, तो पर सरफेस में हमारा पावर का बातें करेंगे। तो पावर की बातें किस पे करेंगे? सरफेस से। एनर्जी की बातें किससे करेंगे? वॉल्यूम से। मास की बातें किससे करेंगे? वॉल्यूम की। मास होगा तो वॉल्यूम होगा, तो मास की बातें वॉल्यूम से करेंगे। चार्ज की बातें किससे करेंगे? वॉल्यूम से। क्यों? चार्ज है तो चार्ज है तो हमारा क्या होगा सर? चार्ज हमारा स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा सर? मास में स्टोर होगा। तो मास में स्टोर होगा तो यानी हमारा उसमें वॉल्यूम आएगा। तो चार्ज किस में देखेंगे? वॉल्यूम में। हम लोग एनर्जी किस में देखेंगे? वॉल्यूम में। पावर किस में देखेंगे? एरिया में। ये सब बातें करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। क्लास को 9 बजे के बाद 9:30 में हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं यहां तक पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूं, पिछला वाला 18 तक। फिर हम लोग आएंगे तो 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पावर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, फोर्स डेंसिटी, ये सब चीजें बातें पढ़ेंगे।
फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर कि प्लेन क्या होता है, प्लेन पे नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, वो भी हमारा काम आता है पावर के लिए, पावर निकालने के लिए नॉर्मल का बहुत यूज है, तो वो सीखेंगे और उसके बाद से आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए, सब लोग क्लास एंजॉय किए? आज मेरी पहली क्लास थी वीकेंड में, वीकडेज में मेरी पहली क्लास थी, वीकेंड वाले तो बहुत अच्छे से मेरे को एंजॉय करते हैं। बिहार में छपरा से हूं बाबू, ऐसे रहता इंदौर में हूं, छपरा से हूं बाबू। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग जब केवीएल पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है और इंडक्टर में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं बाबू, एक दिन में हम 2 घंटे में क्या क्या सिखा देंगे, कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो जैसे सिखा रहे सीखो, बहुत मजा आएगा। ईएमटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट को बोलता हूँ। चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, थैंक यू।